हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको डी ट्रिपल एस बी के क्वेश्चंस करवाऊंगी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। अभी रिसेंट में पेपर हुए थे मार्च में। 1 मार्च का शिफ्ट है, इवनिंग शिफ्ट में। ये कई सारे क्वेश्चंस निकाले मैंने। 10 क्वेश्चन निकाले हैं जो मुझे लगता है कि काफी डिफिकल्ट आए हुए थे और लगभग बच्चों को नहीं आते। तो चलिए क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखो। ब्रिटिश संसद द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को विनियमित करने के लिए पारित किया गया पहला अधिनियम कौन सा था, जिसने बंगाल के गवर्नर जनरल का पद पेश किया था। बंगाल का गवर्नर जनरल बना था, वो कौन सा एक्ट था जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को विनियमित करता था। तो ये ब्रिटिश संसद ने बनाया था। तो आप ऑप्शन देखो, 4 ऑप्शन है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1813, भारत सरकार अधिनियम 1858। कौन सा आंसर होगा आपके अकॉर्डिंग? इसमें हमारा आंसर है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ये इसका सही आंसर है। इसी के अकॉर्डिंग जो भारत का गवर्नर जनरल का पद था, बंगाल का गवर्नर जनरल का पद था, वो पेश किया गया था। और देखो, कुछ बातें हैं जो इसके बारे में जानते हैं, जान लेते हैं और पेपर में आती है लगभग ये बातें, क्योंकि मैंने भी कई सारे एग्जाम्स दिए हैं और इसमें से जरूर एक क्वेश्चन आता है। हर बार हर पेपर में हर सेट में लगभग मिलता है। तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। प्रथम गवर्नर जनरल। इस अधिनियम के तहत वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है पेपर में, बहुत बार। तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, कौन बना था, ये सब। तो इसका आंसर है वारेन हेस्टिंग्स। अगला, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। इस एक्ट के माध्यम से 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। ये क्वेश्चन भी बहुत आता है, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कौन से सन में हुई, ये आता है पेपर में। तो 1774 में। इसका उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य कंपनी की गतिविधियों पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण स्थापित करना और भ्रष्टाचार को रोकना। ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण स्थापित, क्योंकि कंपनी है जो वो अपना ज्यादा ही देख रही थी, अपना लाभ प्राप्त ज्यादा करने के लिए भारत में ज्यादा शासन चला रही थी। इसलिए ब्रिटिश सरकार को लगा कहीं हमारे ऊपर भी ज्यादा प्रेशर ना डाल दे, ये बाद में हमें पद से हटा दे, ये सब सोच करके तो उन्होंने ये अधिनियम जारी किया था अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। 1831 का वह कौन सा जनजातीय विद्रोह था जिसका नेतृत्व बुद्धू भक्त ने किया? भाई देखो, मैं तो सच बता रही हूँ, इतने पेपर दिए हैं मैंने भी और टेस्ट भी दिए हैं, लगभग देती रहती हूँ। हिस्ट्री में भी पढ़ा तो था, लेकिन मुझे बिल्कुल भी याद नहीं था ये क्वेश्चन, कि ऐसा भी क्वेश्चन आता है। मैं तो गलती करके आती फिर भी आप देखो, इसका सही आंसर बुद्धू भक्त ने किया था। जनजातीय विद्रोह था ये। इसका सही आंसर है कोल विद्रोह। देखो, कोल विद्रोह के बारे में सुन लो। कोल विद्रोह है जो छोटा नागपुर पठार में, पहले का छोटा नागपुर पठार और अब झारखंड, अभी वही है झारखंड में। इसका आदिवासी रहते थे तो उन्होंने किया था। बुद्धू भक्त है जो इनका सबसे अच्छा नेता बना था। और बुद्धू भक्त ने अंग्रेजों के खिलाफ किया था ये। ब्रिटिश जो आदमी थे, उन्होंने अपना जनजातियों के खिलाफ उनसे जमीन छीनना शुरू कर दिया था। तो बुद्धू भक्त ने नेतृत्व किया जनजातीय विद्रोह का। 1831 में हुआ था कोल विद्रोह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जब आपूर्ति स्थिर रहती है और मांग बढ़ जाती है तो मात्रा और कीमत पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, स्थिर क्या रह रही है? आपूर्ति, सप्लाई उतनी ही है और मांग बढ़ रही है। तो पूछ रही है कि कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मात्रा और कीमत पर। इसके ऑप्शन देखो, मात्रा घटती है और कीमत बढ़ती है, मात्रा घटती है और कीमत भी घटती है, मात्रा बढ़ती है कीमत बढ़ती है, मात्रा बढ़ती है और कीमत भी बढ़ती है। इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन 4। मात्रा बढ़ेगी और कीमत भी बढ़ेगी। ठीक, ये इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
दल बदल विरोधी कानून, जिसे राजनीतिक दल बदल को रोकने के लिए बनाया गया, संविधान की किस अनुसूची में निहित है? ये भी क्वेश्चन बहुत बार आता है दल बदल के ऊपर। दल बदल का ये जो ऑप्शन कौन सी अनुसूची में है, आप बताओगे? ये है 10वीं अनुसूची में। देखो, अनुसूची है हमारे संविधान में 12, मूल मूल संविधान में थी 8, और बाद में जो 4 और ऐड करके 12 हो गई थी। अब भी 12 ही हैं। आप जितना हो उसके 12 की 12 अनुसूचियों को ढंग से पढ़ के चले जाना, क्योंकि एक या दो क्वेश्चन तो इनमें से आ ही जाता है हर बार हर पेपर में। तो इसमें चलो हमें जो ऑप्शन है उनको भी कर लेते रीड। 12वीं अनुसूची दे रखा है। 12वीं अनुसूची में किसके बारे में है? शहरी स्वशासन के बारे में है। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज के बारे में है, और 9वीं अनुसूची में जमीन के ऊपर है, जमीनी विवाद के ऊपर। चलिए अगला क्वेश्चन। 2025 का अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसने जीता? 2025 का है, तो किसने जीता था? बानो मुश्ताक और दीपा बस्ती ने बुकर प्राइज जीता था। ये क्वेश्चंस देख लेना, अब की बार भी आएगा, DSSB के किसी भी सेट में आएगा। ये क्वेश्चन याद करके जाना भाई। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसने? भानु मुश्ताक और दीपा भारती ने। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। 2025 में अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर किस विषय के साथ मनाया गया? इसमें थीम पूछी है कि जो अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस था, जो 21 सितंबर 2025 में मनाया गया था, उसकी थीम क्या रही थी अब की बार? तो उसकी थीम थी शांतिपूर्ण विषयों के लिए अभी कार्य करें। ठीक है, ये इसकी थीम थी, याद करके चले जाना। ये क्वेश्चन भी आएगा पक्का 101%। अगला क्वेश्चन है, वेनेजुएला के लोगों के लिए लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने के अथक कार्यों के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व को 2025 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? देख लो, नोबेल पुरस्कार से भी हर बार आता है, करंट है ये। मैंने करंट के क्वेश्चंस भी इसमें साथ ही उठा लिए थे, जो मुझे अच्छे लगे कि आगे भी ये आ सकते हैं। तो ये भी क्वेश्चन मेरे को तो लग रहा है भाई किसी न किसी सेट में तुम्हारे में भिड़ेगा, और आप देखो याद करके जाना, अगर नौकरी चाहिए तो याद तो करना ही पड़ेगा। अब इसके ऑप्शन देख लेते हैं। इसका सही आंसर था मारिया कोरिना मचाडो। इसको मिला था शांति नोबेल पुरस्कार इसमें किस कार्य में? लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने के अथक कार्यों के लिए 2025 में वेनेजुएला के लोगों के लिए किया था इसने काम। तो मारिया कोरिना मचाडो ये इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। स्वतंत्र भारत में 500 से अधिक रियासतों के एकीकरण में किसने प्रमुख भूमिका निभाई? ये तो क्वेश्चन मेरे को लग रहा है आपको आता ही होगा, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लगभग हर पेपर में आता है, आसान भी है, क्योंकि ये क्वेश्चन सबको याद होता है। और सब ये है, इसका सही आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्होंने ही 500 रियासतों का एकीकरण करवाया था, 3 ऑपरेशन चला करके। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन करते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता? ये देखो, बस इसमें एक तो ये याद कर लेना, भारतीय संविधान, और एक अनुच्छेद, कौन सा अनुच्छेद है? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी। जब ऐसा दिखे तो सीधा आपको क्वेश्चन लगाना है, सीधा आपको एक ही आंसर याद रखना है, अनुच्छेद 21। ये ऐसा अनुच्छेद है जो इमरजेंसी के दौरान भी निलंबित नहीं किया जाएगा, ये हमें मिला रहेगा। अनुच्छेद जो 19 है उसको भी रद्द कर सकते हैं, मतलब निलंबित कर सकते हैं। अनुच्छेद 14 को भी कर सकते हैं, 22 को भी, लेकिन अनुच्छेद 21 एक ऐसा अनुच्छेद है जिसको हमसे कोई नहीं छीन सकता, ना कोई निलंबित कर सकता। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं।
एक सांविधिक निकाय वह होता है जो संसद या राज्य विधानमंडल के अधिनियम द्वारा स्थापित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सांविधिक निकाय का उदाहरण है जो इसे एक गैर सांविधानिक निकाय बनाता है? देखो, है तो सांविधिक निकाय लेकिन गैर सांविधिक निकाय बनाता है, ऐसा कौन सा है? इसमें उदाहरण दे रखे हैं, देखो। पहला देखो, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का जो वर्णन है वो संविधान में किया गया है। ये संवैधानिक संस्था आयोग है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, ये भी इसका सही आंसर नहीं है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, ये इसका सही आंसर है। ये एक गैर संवैधानिक निकाय है और ये तो आपको पता ही है संवैधानिक है, इसका तो जिक्र है ही संविधान में। इस क्वेश्चन के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं जो हम जान लेते हैं। सांविधिक या विधिक निकाय वे संस्थाएं हैं जिन्हें संसद या राज्य विधानसभा द्वारा एक विशेष कानून या अधिनियम को पास करके बनाया जाता है। सरकार चाहे तो संसद में एक साधारण बिल पास करके इनमें बदलाव कर सकती है या इन्हें बंद कर सकती है। ये हमें सांविधिक निकाय के बारे में बताया है कि जो संसद या राज्य विधानसभा है ये एक विशेष कानून पास करती है जिसको हम अधिनियम भी बोलते हैं, और तब ये बन जाती है, ये निकाय बनती है। सरकार या तो इसको बंद भी कर सकती है और बदलाव भी कर सकती है क्योंकि इसको संसद में पेश किया गया है ना, इस कारण से। और इसका उदाहरण है हमारे पास राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। इसका जो ये बना था ना 1993 के तहत। इससे अगला है केंद्रीय सूचना आयोग, ये बना था 2005 के तहत। इससे अगला है सेबी, 1992 के तहत बना। ये सब याद करके चले जाना भाई, ये भी आ जाते हैं पेपर में। इसके बाद हम पढ़ने गैर संवैधानिक और कार्यकारी निकाय। गैर संवैधानिक कौन सी होती है? इन निकायों को बनाने के लिए न तो संविधान में कुछ लिखा है, न ही संसद में कोई कानून पास किया जाता है। इन्हें केवल सरकार या मंत्रिमंडल के एक आदेश के प्रस्ताव द्वारा बनाया जाता है। इन्हें सरकार कभी भी सिर्फ एक सरकारी आदेश के जरिए बदल या खत्म कर सकती है। ये देखो, बदल या खत्म कर सकती है, और किसके जरिए? सिर्फ एक आदेश या प्रस्ताव द्वारा बनाया जाता है, वो भी किसके? सरकार या मंत्रिमंडल के। संसद का कोई रोल नहीं है, सरकार या मंत्रिमंडल। मतलब संसद में इसका कोई कानून पास नहीं किया जाता। और इसके क्या क्या ऑप्शन है और क्या क्या इसका आंसर है? देखो, नीति आयोग, इसका पहले नाम योजना आयोग था, प्लानिंग कमीशन। आपको पता ही होगा, ये तो नीति आयोग है, देश के लिए योजनाएं बनाता है। इसके बाद है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, सीबीआई, गृह मंत्रालय के एक प्रस्ताव द्वारा बनाई गई। इसको हम कभी भी आपको पता होगा कि नीति आयोग, इसका पहले नाम था योजना आयोग और अब क्या नाम है? नीति आयोग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चंस हो गए हैं 10 कंप्लीट। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे, और मेरे ख्याल से देखो इनमें 10 के 10 क्वेश्चंस हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि सभी किसी न किसी सेट में भिड़ेंगे, याद करके चले जाना। आगे मैंने बीच बीच में इनके बारे में जानकारी भी दे दी है, सारे सबको रीड कर लेना एक बार जरूर। दोबारा से जब मतलब पेपर देने जाओ या तो तब भी दोबारा से एक बार रीड कर लेना इनमें से, और इनके जो टॉपिक है ना उनको भी बहुत अच्छे से क्लियर करके चले जाना। इनमें से क्वेश्चंस आते ही आते हैं और आएंगे पक्का। ठीक है, थैंक यू।